हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़े हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो पार्ट देखे थे। एक था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं पिछले क्लास की बातें। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग इसमें दो तरह के देखे थे। एक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो तरह के सिस्टम था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब दो तरह के सिस्टम था, इसमें अलग अलग पार्ट हम लोग को पढ़ना था। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ने पढ़े टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस क्या है। फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस था, एपिडिडाइमिस हम लोग पढ़े। फिर भास डिफरेंस पढ़े, डिफरेंस। उसके बाद फिर अगला हम लोग इसमें पढ़े यूरेथ्रा के बारे में, यूरेथ्रा। उसके बाद फिर पेनिस। उसके बाद लास्ट में था एसेसरी सेक्स ग्लैंड। एसेसरी सेक्स ग्लैंड में हम लोग ने तीन पार्ट पढ़े। एक था सेमिनल वेजिकल्स और दूसरा था प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग पढ़े कॉपर्स ग्लैंड के बारे में हम लोग यहाँ तक देखे थे। ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ने सबसे पहले ओवरी के बारे में जाने, ओवरी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें बात किए फैलोपियन ट्यूब हम लोग जाने। फिर आगे यूटेरस, वेजिना, उसके बाद फिर वाल्वा और नेक्स्ट था एसेसरी सेक्स ग्लैंड। और एसेसरी सेक्स ग्लैंड में हम लोग ने इसमें दो ग्लैंड के बारे में जाने। एक था मेमरी ग्लैंड और दूसरा था बार्थोलिन ग्लैंड। तो देखिए मोटा मोटी हम लोग यहाँ तक सारा जितना रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेन मेल का और फीमेल का इन्वॉल्व होता है उसमें सारे पार्ट हम लोग ने पढ़ लिए। अब बस प्रोसेस के बारे में जानना है कि प्रोसेस कैसे होता है। तो वही चीज़ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रक्रिया होता है, ये सारा ऑर्गेन के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में, कौन कौन सा प्रोसेस। जैसे मान लीजिए प्रोसेस हो गया आपका पहला गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब युग्मक का निर्माण होना। मेल है तो उसमें होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल है तो उसमें oogenesis होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, लैक्टेशन होता है, पार्चुरेशन होता है। तो ये सारा प्रोसेस अब हम लोग जानेंगे। तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, अभी तक जो पढ़े हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गेन था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गेन था। तो किसका क्या कार्य था वो चीज़ हम लोग ने पढ़ लिए। अब बस पढ़ना है इसका प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग। पहला प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जनन की प्रक्रियाएं। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है तो देखिए, इट इन्वॉल्व following टाइप्स ऑफ प्रोसेस। इसमें अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। पहला गैमेटोजेनेसिस,
सेकेंड फर्टिलाइजेशन, उसके बाद तीसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, चौथा एम्ब्रियोजेनेसिस और पांचवा पार्चुरेशन और नेक्स्ट लास्ट लैक्टेशन। देखिए ये युग्मक जनन इसको बोलते हैं हम लोग, युग्मक जनन। तो इसमें युग्मक जनन भाग लेगा, निषेचन होता है, निषेचन प्रक्रिया होगा, फिर मासिक चक्र होगा, मासिक चक्र, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस है, भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव, पार्चुरेशन है, प्रसव, और लैक्टेशन, दुग्ध स्त्रवण, दुग्ध का बाहर निकालना। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन जनन प्रोसेस, जनन प्रक्रिया में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कौन कौन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वही प्रोसेस है। तो इसमें निम्नलिखित तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। पहला है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब हुआ युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है, किस तरह से होता है, इसी के बारे में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से पढ़ेंगे। फिर आगे फर्टिलाइजेशन है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, फिर पार्चुरेशन होगा, लैक्टेशन होगा। तो ये एक एक करके हम लोग सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग हेडिंग देते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर आगे उसके बाद निषेचन पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग लगाते हैं हम लोग गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस है, गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस दो तरह के था, एक था स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा था oogenesis एनिमल के लिए। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस युग्मक जनन, मतलब युग्मक जनन हम लोग पढ़ेंगे। तो युग्मक जनन में युग्मक का निर्माण, मान लीजिए मेल गैमीट होगा स्पर्म, फीमेल गैमीट होगा ओवम, तो इसका निर्माण कैसे होता है वही चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए गैमीटोजेनेसिस है, वहाँ भी हम लोग डिफिनीसन जाने थे, यहाँ भी हम लोग डिफिनीसन जानते हैं कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। तो गैमीटोजेनेसिस एक ऐसा प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन का जिसमें मेल और फीमेल गैमीट जो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। कहाँ? इन गोनैड, चाहे मेल गैमीट होगा तो मेल गोनैड में बनेगा, फीमेल गैमीट होगा तो फीमेल गोनैड में बनेगा। और उसमें एक प्रोसेस होगा, एक डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न, वो होगा कौन सा? मियोसिस सेल डिवीज़न। तो मियोसिस सेल डिवीज़न के द्वारा जब क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के उनके गोनाइड में बनता है, वही कहलाता है क्या? गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन हम लोग, क्योंकि इसका आता है कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, इट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन by which formation of male and female formation of, यहाँ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट लिखे, हैप्लॉइड
मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट इन मेल एंड फीमेल गोनैड, फीमेल गोनैड बाय meiosis cell division, cell division is called गैमेटोजेनेसिस, या यहीं तक रहने देते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन। और करके एक और लिख दे रहे हैं, छोटा सा डिफिनीशन, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट इन मेल एंड फीमेल गोनैड, इन मेल एंड फीमेल गोनैड, मेल एंड फीमेल गोनैड बाय meiosis cell division is called gametogenesis, is called gametogenesis। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, तो वही बात जो ऊपर में लिखे हैं उसी को हमने एक दो लाइन में लिखे हैं, वो बस थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा है, तो अंतर कुछ नहीं है, एक ही बात है। देखिए गैमेटोजेनेसिस है, मतलब गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ युग्मक जनन क्या है, तो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है, रिप्रोडक्शन का क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा फॉर्मेशन होता है किसका, हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट का, इन कहाँ, मेल एंड फीमेल गोनैड में। अब कहिएगा गोनैड क्या होता है, तो देखिए जहाँ पर स्पर्म बनता है उसको गोनैड कहते हैं, या जहाँ पर ओवम बनता है उसको गोनैड कहते हैं। तो अब गोनैड का मतलब क्या होगा, गोनैड का मतलब जहाँ स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनता है, स्पर्म कहाँ बनेगा, टेस्टिस में, और ओवम है, ओवम कहाँ बनेगा, ओवम बनेगा ओवरी में, ओवरी में। तो आप कहेंगे मेल गोनैड क्या होता है, तो टेस्टिस, और फीमेल गोनैड क्या होता है, तो ओवरी। तो गोनैड का मतलब हुआ टेस्टिस और इधर ओवरी। तो मेल गोनैड क्या, टेस्टिस, फीमेल गोनैड क्या, ओवरी। तो ओवरी में टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और ये स्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। इसी तरह ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड क्यों होगा, हैप्लॉइड क्यों होगा, क्योंकि ये इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा, तो इसमें सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा, कहाँ, गोनैड में या टेस्टिस, ओवरी में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या है, तो युग्मक जनन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नर और मादा युग्मक क्या होगा, नर और मादा युग्मक अगुणित युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो नर और मादा युग्मक बनेगा का अगुणित, हैप्लॉइड का मतलब अगुणित युग्मक का निर्माण होगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे युग्मक जनन। तो देखिए युग्मक जनन जो होता है दो तरह के होता है, युग्मक जनन जो होगा दो तरह के होता है। हेडिंग दी, युग्मक जनन दो तरह के होता है, यहीं लिख दे रहे हैं, इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, ऐसे इट इज टू टाइप्स, दो प्रकार के होता है। एक तो होगा पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणुजनन, और दूसरा होता है oogenesis, oogenesis अंडजनन। तो यहाँ पर दो तरह के हो गया गैमेटोजेनेसिस, दो प्रकार के, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis।
तो पहला हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, जो कहाँ होगा, मेल में, और oogenesis है, ये कहाँ होगा, फीमेल में होगा। तो हेडिंग लगाइए स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा सा है, इसमें और काफ़ी क्वेश्चन भी इससे आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी शुक्राणु जनन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर बस हम लोग क्या बोले थे कि सिंपल सी बात थी, वहाँ पर हम लोग को जानना था कि ये वर्ड क्या चीज़ है, मतलब इसमें क्या होता है, बस उसके बारे में जानना था। और वहाँ पर बताए थे कि आगे हम लोग इसको काफ़ी विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं, तो वही दिन आ गया है, हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं। चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस हेडिंग लगाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन। ये शुक्राणु जनन क्या होता है, तो देखिए शुक्राणु जनन होता है जिसमें अगुणित क्या बनेगा, अगुणित फंक्शनल मोटाइल स्पर्म का शुक्राणु का निर्माण होता है, वही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ पर होगा, तो टेस्टिस में होगा। कौन सा सेल डिवीजन के द्वारा होगा, तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका डिफिनीशन हम लोग को काफ़ी जानना है, इस इम्पोर्टेंट है इसका डिफिनीशन, तो वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं डिफिनीशन। तो लिखिए, इट इज formation process, it is formation process, it is formation process by which formation of haploid functional motile male gamete sperm, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्म या स्पर्मजुआ, स्पर्मेटोजुआ intestis by meiosis cell division, intestis by meiosis cell division is called spermatogenesis, is called स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, लिखे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज़ फॉर्मेशन प्रोसेस, यह एक क्या है, निर्माणकारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फॉर्मेशन होता है क्या चीज़ का, हैप्लॉइड फंक्शनल मोटाइल, मतलब हुआ अगुणित क्रियाशील गतिशील नर युग्मक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किसमें, टेस्टिस में, बाय मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म intestis by meiosis cell division is called गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए यहाँ हम दो डिफिनीशन लिख दिए,
कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन होगा किसका, स्पर्म का, कहाँ पर, टेस्टिस में, किसके द्वारा, तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर, टेस्टिस में, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो इसको हम लोग हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्ध कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नर युग्मक शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, शुक्राणु जनन कहेंगे। तो देखिए ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो इसमें हम पहले भी बताए हैं कि इसमें क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का। और ये स्पर्म कैसा होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, फंक्शनल होगा, मोटाइल होगा। तो ये चीज़ है, अगुणित होगा। अगुणित का मतलब हुआ कि क्रोमोजोम की संख्या इसमें आधा होगा, फंक्शनल होगा, क्रियाशील होगा, मोटाइल होगा मतलब गतिशील होगा स्पर्म। या स्पर्म का दूसरा नाम यहाँ हम लोग जानेंगे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ। कहाँ पर बनेगा, तो टेस्टिस में। क्योंकि कौन सा सेल डिवीजन के द्वारा, तो मियोसिस सेल डिवीजन। तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो पूछ सकता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो टेस्टिस में होता है। उसके बाद स्पर्म हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड होगा। मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा, मोटाइल होगा। फंक्शनल होगा या नॉन फंक्शनल होगा, तो फंक्शनल होगा। कौन सा सेल डिवीजन के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी बातें पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसी में कुछ है पीरियड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, कब लास्ट होता है, स्पर्म के बनने में कितना समय लगता है, अगर एक स्पर्म जो होगा कैसे बनता है। तो इसी के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। पीरियड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, पीरियड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की अवधि, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस बनने में कितना समय लगता है, तो वही चीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो बनता है, स्पर्म जो बनता है वो स्पर्म जर्म सेल से बनता है, और जर्म सेल से आगे जो बढ़ता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया से 8 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 8 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और उसको बनने में लगभग 64 दिन 64 डेज लगता है। 64 दिन लगता है 8 स्पर्म बनने में। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनता है। और स्टार्ट कब होता है बनना, तो स्टार्ट होता है जब पुबर्टी आता है, मेल पुबर्टी आता है, उस टाइम से स्टार्ट होता है। और इसका स्पर्म जो बनता है वो होल लाइफ तक स्पर्म बनता है। तो वह चीज़ है। तो थोड़ा सा इसमें भी लिख लेते हैं, लिखिए, इट इज स्टार्ट फ्रॉम पुबर्टी एंड गोइंग ऑन होल लाइफ, गोइंग ऑन होल लाइफ। स्टार्ट होगा पुबर्टी से, और पुबर्टी का मतलब होता है युवावस्था, जब जवान हो जाता है, यौवनावस्था होगा मतलब जवान हो जाता है, तो पुबर्टी वही होता है। तो पुबर्टी से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, होल लाइफ तक। एक बार स्टार्ट हो गया तो पूरा जिंदगी भर ये क्या होगा, बनेगा। इसी में कुछ लिख लेते हैं। 1 स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, 1 स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस प्रोड्यूस 8 sperm, produce 8 sperm
फ्रॉम टू स्पर्म मदर सेल टू स्पर्म मदर सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एंड कंप्लीट अबाउट 64 डेज। और कंप्लीट होगा कब? 64 डेज, 64 दिन में ये कंप्लीट होता है। तो इसका पीरियड समझिए फिर से। इट इज स्टार्ट फ्रॉम पुबर्टी, मतलब यौवनावस्था से आरंभ होगा, गोइंग ऑन होल लाइफ, और पूरा जिंदगी भर ये क्या होगा? बनेगा क्या? स्पर्म। वन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, एक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान 8 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। 8 स्पर्म बनेगा फ्रॉम किससे? तो टू स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया। 2 स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया से 8 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और इसको कंप्लीट होने में लगभग 64 डेज, 64 दिन के समय लगता है। तो अगर कोई पूछे कि स्पर्म जो बनता है, स्पर्म को बनने में कितना समय लगता है, तो 64 डेज, 64 दिन। और स्पर्म किससे बनता है? तो जर्म सेल से, और जर्म सेल यही यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया, तो इससे बनता है। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हुई, तो ये समझ में आ गया होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा? तो पुबर्टी से स्टार्ट होगा, और कब तक होगा? तो पूरी ज़िंदगी भर, होल लाइफ होगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा? तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसके बनने में कितना समय लगता है? तो 64 डेज, 64 दिन लगता है। और ये किससे बनता है? तो स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनता है। 2 स्पर्मेटोगोनिया सेल से 8 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा 64 दिनों में। तो ये थी कुछ बातें, तो यहाँ तक हम लोग समझे। उसके आगे हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की विधि, मैकेनिज्म क्या है, तो अगला हम लोग समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आता होगा। हिंदी भी बोल रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा, अलग से हम लिख नहीं रहे हैं। जिनको हिंदी में लिखना है, हिंदी में हम बोल ही रहे हैं, तो उसको खुद से भी लिख सकते हैं। अगर जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, तो वहाँ बता देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म, क्योंकि वहाँ पहला चैप्टर में हम लोग बस इसका नाम जाने थे क्या होता है, अभी उसी को हम लोग डील कर रहे हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस है। देखिए 64 दिन लगता है बनने में, कोई सोच भी नहीं सकता था कितना समय लगता है एक मतलब स्पर्म को बनने में। हेडिंग दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मैकेनिज्म है स्पर्मेटोजेनेसिस की विधि। मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन की विधि। इसका कौन कौन सा विधि है, तो ये 2 विधि में कंप्लीट होता है। एक प्रोसेस completed by 2 स्टेप, कंप्लीटेड बाय 2 स्टेप, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस।
देखिए अंतर समझिएगा, वहाँ पर था स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ स्पर्मियोजेनेसिस दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, शुक्राणुपूर्ण अवस्था का निर्माण होता है इसमें। तो लिख देते हैं कुछ, शुक्राणुपूर्व अवस्था का निर्माण, शुक्राणुपूर्व अवस्था का निर्माण। और स्पर्मियोजेनेसिस है, इसमें शुक्राणु का निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु पूर्व अवस्था है, मतलब शुक्राणु बनने से पहले जो अवस्था पहले जो बनेगा उसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें क्या हुआ, शुक्राणु का निर्माण होगा जिसके द्वारा। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग लगाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, इसका फॉर्मेशन होने में 3 फेज होता है। तो इसको भी लिख, इट इज ऑल्सो 3 फेज, इट इज ऑल्सो 3 फेज, इट इज ऑल्सो, यहाँ लिख दो, इट इज ऑल्सो completed, it is also completed 3 फेज, 3 फेज में इसका कंप्लीट होगा। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज है, गुणन प्रावस्था या गुणन प्रावस्था। सेकेंड है ग्रोथ फेज, इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। और तीसरा है मैचुरेशन फेज, परिपक्वता प्रावस्था। तो देखिए पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यहीं से समझिए मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के कंप्लीट होने में 2 स्टेप लगता है। पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के निर्माण मतलब शुक्राणु पूर्व अवस्था का निर्माण, शुक्राणु के बनने से पहले वाला अवस्था का निर्माण होगा। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होगा, वो शुक्राणु की निर्माण कर। तो यहाँ पर पहला हम लोग पढ़े फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इसमें भी 3 तरह के फेज होगा, तब जाकर के आएगा क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। तो 3 फेज कौन कौन होगा, तो पहला मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब होता है गुणन प्रावस्था। इसमें क्या करेगा, बार बार अगर जर्म सेल होगा उसमें डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन होने के बाद इसमें संख्या बढ़ेगी, मतलब जर्म सेल की। उसके बाद फिर उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद सेल बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद फिर मैचुरेशन फेज आएगा, परिपक्वता आएगा, उसके बाद फिर स्पर्म बनेगा। तो ये प्रक्रिया हम लोग समझते हैं एक फिगर के द्वारा, वहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो यहीं ये जो है इसी तीनों के बारे में अब हम लोग को समझना है कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, कहाँ पर होगा, ग्रोथ फेज कहाँ पर होगा, कैसे होगा, फिर मैचुरेशन फेज कैसे होगा। तो यही चीज़ को हम लोग एक फिगर के द्वारा समझते हैं, वहाँ पर आसानी से समझ में आएगा। तो वही हम लोग समझना है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण कैसे होगा, वही चीज़ के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो इसको ये मैकेनिज्म है, 2 तरह के मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है। तो एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड होगा और दूसरा होगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में भी 3 फेज होगा। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, उसके बाद सेकंड होगा ग्रोथ फेज होगा, और थर्ड एंड लास्ट
जो होगा मैचुरेशन फेज होगा। तो यही तीनों फेज के बारे में हम लोग को समझना है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस होगा और स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, तो वही कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं एक फिगर के द्वारा। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं, पहले तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म बनेगा। तो हम जब टेस्टिस पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर बताए थे कि टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है और उस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में दो तरह का सेल होता है, एक होता है जर्म सेल और दूसरा होता है सर्टोली सेल। जर्म सेल क्या करता है, फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो जर्म सेल से होगा। और सर्टोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म को। तो वही जर्म सेल से स्टार्ट करते हैं और देखिए किस तरह से स्पर्म बन जाता है। यही तीनों विधि फेज के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, ग्रोथ फेज होगा और मैचुरेशन फेज होगा, इन्हीं फेज के द्वारा किस तरह से बनता है। तो अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, टेस्टिस में हम लोग देख रहे हैं। कहाँ पर, टेस्टिस में, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में कौन सा सेल से, तो जर्म सेल से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जर्म सेल से। देखिए मान लीजिए ये जर्म सेल है, क्या है, जर्म सेल है। और जर्म सेल जो होगा हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड, तो जर्म सेल जो होता है डिप्लॉइड होता है। तो डिप्लॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज़ से, तो डिप्लॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से। तो देखिए 2n से मतलब डिप्लॉइड हुआ। डिप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम की संख्या इसमें कितना होगा, 46 होगा। तो और ये कौन सा सेल हो गया, ये हो गया जर्म सेल। कौन सा सेल, जर्म सेल। यही है, डिप्लॉइड है। हम लोग अभी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में जो जर्म सेल था वहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर जर्म सेल है, ये जर्म सेल क्या है, डिप्लॉइड है। अब इस जर्म सेल में क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। अब इस जर्म सेल में क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान ये कितना सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। और दोनों के दोनों सेल कैसा होगा, जब यहाँ क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान यहाँ लिख दे रहे हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा यहाँ पर किस में, जर्म सेल में। अब ये जर्म सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो एक से कितना, 2 सेल बनाएगा। और दोनों सेल हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड, क्योंकि माइटोसिस है तो यहाँ होगा डिप्लॉइड होगा। क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो जर्म सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और माइटोसिस सेल डिवीजन होने के बाद उसमें जो सेल बनाएगा 2 सेल बनाएगा। और यही दोनों सेल, ये दोनों सेल क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। और यहाँ पर यही दोनों सेल क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। यही सेल क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल कहलाता है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो यहाँ पर समझिए कैसे हम लिखे हैं, किस तरह से हुआ है। ये क्या है, जर्म सेल है, क्या है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड जर्म सेल है। इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ और क्या बनाया, 2 सेल बनाया। और दोनों सेल क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। और ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, मतलब जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया जो बना, इस बीच में जो फेज हुआ, मतलब प्रावस्था आया, ये कौन सा, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के द्वारा जो जर्म सेल था वो जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हुआ। और ये क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। अब इसमें, अब देखिए दोनों में एक ही साथ एक ही जैसे होगा, जो इसमें होगा वही इसमें भी होगा। तो हम लोग एक सेल लेकर के चलते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया लेकर के चलते हैं। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, इस स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ फेज होगा। अब इसमें क्या होगा, ग्रोथ फेज होगा।
ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज हुआ तो ग्रोथ फेज का मतलब क्या होता है? वृद्धि। अब इसमें क्या होगा? काफ़ी वृद्धि होगा, मतलब ये सेल क्या होगा? बड़ा होगा। ये सेल क्या होगा? बड़ा होगा, वृद्धि होगा। वृद्धि का मतलब क्या हुआ? इसमें सब कुछ क्या होगा? बड़ा होगा। अब ये वृद्धि हुआ, बड़ा सेल बना, फिर से इसको क्या हुआ? बड़ा सेल बना, अब वृद्धि कर गया। अब बताइए यहाँ पर ये डिप्लॉयड है तो ये क्या होगा? ये भी डिप्लॉयड ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है, केवल ये क्या किया? ग्रोथ किया, वृद्धि किया, विकास किया इसमें। और ये क्या होगा? 2n, तो 2n ही रहेगा स्पर्मेटोगोन। अब इस सेल को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में यहाँ पर अब देखिए फिर से एक बार, यहाँ 2n था तो इतना प्रोसेस इधर भी होगा, तो हम इधर का नहीं बता रहे हैं, अभी इधर का बता रहे हैं। तो जब इसमें समझ में आ जाएगा तो ये ऑलरेडी जो फिर यहाँ होगा जैसा वैसा ही क्या होगा? यहाँ भी होगा। इसीलिए एक से लेकर के चलते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेल डिवीजन होगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसमें मियोसिस होगा। और हम लोग जानते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है दो तरह के होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होगा मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस फर्स्ट होगा किस में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब जो यहाँ पर सेल बनेगा, अब ये किस तरह का सेल होगा? हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? यहाँ होगा हैप्लॉइड होगा। क्यों हैप्लॉइड होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो अब क्या हो गया? आधा हो गया। अब मतलब हैप्लॉइड हुआ मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। अब जो यहाँ पर ये सेल बना इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें दो तरह के होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अब क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा। अब मियोसिस सेकेंड होगा यहाँ, तो मियोसिस सेकेंड होगा तो इसमें भी दो बनेगा और इसमें भी दो बनेगा, दो सेल इसमें भी और दो सेल इसमें भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पर दो सेल इसमें भी बना, तो अब यहाँ पर हुआ क्या? मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड होगा तो ये भी हैप्लॉइड, ये भी और ये भी, ये भी। अब हैप्लॉइड ये भी, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा अब 4 सेल बना। अब ये 4 सेल को, इस सेल को बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे। पहला स्टेप हम लोग ने मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में दो तरह के स्टेप था। पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन यहाँ तक हम लोग पढ़े। और एक बात यहाँ देखिए, उसके बाद फिर वहाँ पर सेकेंड में था स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें 3 तरह के फेज था, एक मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज। अब इसके आगे यहाँ पर जो भी घटना घट रहा है उस फेज को हम लोग बोलते हैं मैचुरेशन फेज। क्या बोलेंगे? मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले तो जर्म सेल है, ये कहाँ रहता है? टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। अब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में ये सेल जो होगा डिप्लॉयड होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज होगा और माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ये 2 सेल बनाएगा। उस सेल को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ होगा तो ग्रोथ फेज आएगा, और ग्रोथ होने के बाद ये भी क्या बनाएगा? डिप्लॉयड सेल, और उस सेल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा और तब उसमें डिवीजन होगा, तो ये हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन होगा तो बनाएगा स्पर्मेटिड बनाएगा। और ये सारा
जो हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटिड बना, ये सब किस फेज में हो रहा है? तो मैचुरेशन फेज में हो रहा है। तो यहाँ तक था पहला स्टेप कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यहीं तक था। अब देखिए इसी में बता दे रहे हैं मियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। मियोजेनेसिस से क्या होता है? शुक्राणु जनन होगा। तो इसी सेल में, यही सेल अब क्या होगा? फंक्शनल होगा। हैप्लॉइड तो है ही, फंक्शनल होगा। फंक्शनल होने के बाद ये सेल क्या करेगा? मोटाइल होगा इसी सेल में, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये क्या बना लिया? स्पर्म बना लिया। स्पर्म बोलिए या फिर स्पर्मेटोजोआ बोलिए। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, एक ही बात हुआ। तो देखिए यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस सेल से किस तरह से हुआ, आगे बढ़ा, तो ये चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर समझे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर स्पर्म बना या स्पर्मेटोजोआ बना, किस तरह से बना, सारा प्रोसेस हमने लिख दिए। इससे ढेर सारा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला कि जर्म सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? तो जर्म सेल डिप्लॉइड होता है। कहाँ पाया जाता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। और अगर उस तरह के नहीं रहेगा और सीधे पूछे कि कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन है टेस्टिस, ओवरी, तो कहाँ? टेस्टिस में होगा। उसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, फिर 2 सेल बनाएगा, उन दोनों सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। अब स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ फेज होगा, और ग्रोथ फेज होने के बाद ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा और बनाएगा हैप्लॉइड सेल बनाएगा, और क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा और 4 स्पर्मेटिड बनाएगा, और यही 4 स्पर्मेटिड में क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस होगा, और चारों के चारों स्पर्म बनाएगा। अब देखिए हम वहाँ पर लिखाए थे 8 स्पर्म, तो बोलिएगा सर आप तो 4 ही लिखा है। तो यहाँ पर 4 तो इधर का सेल का है, और इधर का जो सेल होगा इसमें भी तो 4 बनेगा। तो एक जर्म सेल से, या ऐसे हम लोग बोलेंगे तो 2 स्पर्मेटोगोनिया सेल से कितना स्पर्म का फॉर्मेशन? यहाँ पर तो 4 एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से, और इसमें भी 4 बनेगा तो 8 बनता है। तो स्पर्म को बनने में देखिए इतना लंबा सा प्रोसेस है, तो टाइम तो लगेगा ही। तो इसको लगने में पूरा बनने में, स्पर्म के बनने में कितना समय लगता है? तो लगभग 64 दिन लगता है। तो यही था स्पर्मेटोजेनेसिस, किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। अब इसी के साथ साथ हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, स्पर्म की संरचना किस तरह की होती है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर जान लेते हैं इसी के साथ साथ। तो स्पर्म कैसे बनता है ये समझ में आ गया होगा। स्पर्म किस तरह से बनता है और कहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होगा वो भी याद रखिएगा, और किस सेल को क्या बोलते हैं ये भी याद रखिएगा, और कौन सा फेज में कौन सा सेल रहता है बनता है उसको याद कीजिए। तो इस तरह से हम लोग ने पढ़े स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म किस तरह से बनता है। तो एक एक करके हम लोग देखें। तो एक जर्म सेल से कितना स्पर्म बनेगा? तो एक जर्म सेल से जो बनेगा स्पर्म कितना? 8, या स्पर्मेटोगोनिया सेल से कितना बनेगा? 8 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और कौन कौन सा फेज आएगा, क्या होगा, सब हम लोग ने देखे। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की संरचना मतलब शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, देखिए इसको हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, कोशिश करते हैं बनाने की। तो देखिए
इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो आप लोग भी इसका साथ साथ बनाइए। स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। इसी तरह का कुछ स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से स्पर्म का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वो बहुत नहीं, फिर भी हम लोग कोशिश किए बना रहे हैं। इसमें लगभग जो होगा 4 पार्ट होता है। एक होगा सबसे पहले तो हेड वाला पार्ट, सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है हेड होता है। उसके बाद फिर नेक होगा, नेक गर्दन, ये नेक वाला पार्ट है। उसके बाद फिर जो होगा वो होता है नेक के बाद मिडिल पीस, और मिडिल पीस के बाद टेल। तो देखिए इस तरह के कुछ हमने स्ट्रक्चर बनाए। अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग को समझना है, इससे नहीं ठीक लग रहा, यहाँ तक ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा बनाना कठिन तो है ही, लेकिन क्या कीजिएगा, स्ट्रक्चर से तो समझना है। स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो फिर कहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन है स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो खुद से भी लिख सकते हैं। यही है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें स्पाइरल या फिलामेंटस जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। स्पाइरल या फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखिए ये इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये ऊपर का जो पार्ट, सबसे पहला ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका हेड हो गया। 4 तरह के पार्ट होता है। और ये वाला पार्ट जो हो गया नेक, और ये जो यहाँ से यहाँ पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस है। और ये जो पार्ट है ये है टेल। तो 4 तरह के पार्ट। 4 तरह के कौन कौन पार्ट, तो पहला हो गया हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। अब देखिए इस चारों पार्ट में यहाँ पर सबसे ऊपर में जो होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो हेड वाला पार्ट है यहाँ पर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, टोपी की जैसी संरचना रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलेंगे, एक्रोसोम बोलते हैं। अब इसमें जो होता है इसमें साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, और जानबे करते हैं न्यूक्लियस में क्या रहता है, तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है। तो इसको हम लोग यहाँ बोल सकते हैं न्यूक्लियस कंटेनिंग, या आगे हम लोग लिख लेंगे, बस इतना जानिए कि न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियस में रहता है क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है। उसके बाद नेक में आते हैं। तो नेक पार्ट में देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 चीज़ रहते हैं। यहाँ सेंट्रियोल रहता है, सेंट्रियोल रहता है, प्रॉक्सिमल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड सेंट्रियोल पाया जाता है। कहाँ पर, नेक में। उसके आगे आते हैं नेक के बाद, तो नेक के बाद है ये मिडिल पीस, और मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि एनर्जी उत्पन्न करना। तो ये एनर्जी बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, और वो एनर्जी किसको देता है, स्पर्म को, इसी को अपना यूज करता है।
अब नीचे वाला पार्ट जो है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, टेल। और ये टेल पार्ट है, ये फ्लैजिला का मॉडिफाइड रूप है। फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का मॉडिफाइड रूप है, ये टेल बनाता है। तो यहाँ पर 4 पार्ट हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 पार्ट होता है। कौन कौन होता है एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। ए टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ए टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कंसिस्ट फोर टाइपिकल स्पर्म कंसिस्ट 4 स्ट्रक्चर, 4 तरह के स्ट्रक्चर होगा। पहला हेड। अब देखिए वहाँ पर पहला तो हेड हो गया। हेड में क्या होगा, तो हेड में तो